हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ साथ आंसर भी बताने वाली हूँ। आज का ये सॉल्व मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि देखिए अब अप्रैल में आप लोगों की परीक्षाएँ शुरू होने वाली हैं और मैं लगातार आप लोगों के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर सभी की वीडियोस फुल डिटेल अपलोड हो रही है चैनल पर। तो आप लोग सक्सेस मास्टर पॉइंट पर विजिट कीजिए और अपने हर सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट की फुल डिटेल वीडियो एकदम अच्छे से अपलोड कर रही हूँ। तो आज का ये जो मॉडल पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का है। देखिए, जैसा कि आप तो ये जानते ही हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का जो पूरा सिलेबस है 1 से लेकर जो 8 तक की यूनिट्स हैं वो पूरा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और अब सिर्फ आपके लिए मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और आज भी जो वीडियो में क्वेश्चन मैं बताऊँगी आपको, उनके साथ उनका आंसर भी बताऊँगी और आप बस इनको तैयार कर लीजिएगा। और उसके अलावा वीडियोज़ ऐसे ही चैनल पर लगातार आती रहेंगी। अगर आप पूरा चाहते हैं कि एग्ज़ाम की बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके क्या करना है, आपको बस प्लेलिस्ट में जाकर आपको चेक करना है। आपको अपने बीए के सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी। आप उनको पूरा पढ़िए और फिर जाकर एग्ज़ाम दे दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ दे पेपर में और आपको वो ना आए। सारे क्वेश्चन आपके मेरे चैनल पर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस मॉडल पेपर का जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो देखिए, ये पोएम आपको पढ़नी है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये पोएम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछता है पेपर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पोएम्स के तो सारे क्रिटिकल एप्रिसिएशन इम्पॉर्टेंट हैं और सभी पर मैंने वीडियो अपलोड की है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको तैयार रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो देखिए, 2 तरीके से इसका क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। फर्स्ट आपसे पूछेगा क्रिटिकल एप्रिसिएट वर्ड्सवर्थ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यानी कि वर्ड्सवर्थ की जो पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखो। सेंट्रल आइडिया आपसे पूछ दे तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ रहा है तो सेंट्रल आइडिया पूछ दिया। हम तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ कर आए थे, सेंट्रल आइडिया पूछ देगा तो भी आपको यही लिखना है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछेगा राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और सेंट्रल आइडिया पूछे तो भी आंसर आपका यही होगा। तो देखिए क्या आपको लिखना है। द पोएट इज सेड टू नोट दैट हीज कंट्रीमेन आर टू मच ओबेस्ड विद द आइडिया ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। पोएम जब हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पोएट जो है वो बहुत इस बात को देखकर उदास होता है कि उसके देशवासी जो हैं वो पैसे को कमाने और उसे खर्च करने में ही बिज़ी हैं। मतलब दुनिया से ही बस दिल लगा लिया है और उन्हें आध्यात्मिकता में अब कोई विश्वास नहीं है। तो आपको इसी तरह से लिखना है कि द पोएट इज़ सेड टू नोट दैट हीज कंट्रीमैन। कवि को यह देखकर या जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके जो देशवासी हैं बहुत अधिक जुनूनी हो चुके हैं। टू मच ओबेस्ड यानी बहुत अधिक उन्हें जुनून हो गया है विद द आइडिया ऑफ अर्निंग, पैसे कमाने का, और स्पेंडिंग मनी और पैसों को खर्च करने का। दे हैव बिकम मनी माइंडेड, और जो पोएट हैं उनके देशवासी जो हैं वो मनी माइंडेड हो गए हैं, यानी उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ मनी यानी पैसे ही घूमते हैं और वो चाहते हैं कि किस तरह से बहुत बहुत पैसे कमा लिया जाए। This mean mentality has made them selfish, greedy and oppressive. इसी ओछी मानसिकता ने उन्हें सेल्फिश बना दिया है, ग्रीडी यानी लालची बना दिया है, एंड एप्रेसिव यानी प्रभावशाली बना दिया है। They do not have sympathy for the poor, और अब उनके दिल में सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति या दया नहीं है फॉर द पुअर्स, गरीबों के प्रति।
यानी अब के लोगों में, अब इस संसार के जो लोग हैं उनके दिलों में अब गरीब इंसान को देखकर दया नहीं आती कि कैसे उस गरीब इंसान की मदद कर दी जाए। अब तो हर कोई अपने ही जीवन में परेशान है, पैसे कमाने में परेशान है और पैसों को खर्च करने में परेशान है। दे हैव गिवन अप हाई वर्च्यूज़ ऑफ लाइफ, उन्होंने जीवन के उच्च गुणों को त्याग दिया है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन देयर लाइफ्स, देयर इज़ नो प्लेस, कोई स्थान नहीं है, ऑफ स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता का, इन देयर लाइफ्स उनके जीवन में, यानी कि कवि के देशवासी जो हैं उनके जीवन में अब आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। मतलब अब ईश्वर से और इस नेचर से तो कोई लगाव है ही नहीं, बस दिल लग चुका है दुनिया से और इस भौतिकवादी दुनिया में दिल लग गया है। इसी बात का पोएट को बहुत दुख है। द ब्यूटी ऑफ नेचुरल सीन एंड साइट्स डू नॉट अपील टू देम, जो प्राकृतिक दृश्य और दृष्टि की सुंदरता है उन्हें अब आकर्षित नहीं करती। यानी कि ये नेचुरल जो नेचर है, ये प्रकृति जो है अब तो मनुष्यों को दिखाई नहीं देती, उन्हें तो अब ये सारी चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती। दे नेवर गो टू नेचर टू इन्जॉय इट्स ब्यूटी एंड सीक सोलेंस इन इट, और वे कभी भी प्रकृति की जो सुंदरता है उसका आनंद नहीं लेते और उसमें अब वो शांति तलाशने के लिए नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए बीच पे अगर आप जाएं कितना सुकून मिलता है, तो कवि के कहने का यही मतलब है कि गार्डन में लोग घूमने जाते थे तो फ्लावर्स, ट्रीज़ हो, पार्क वगैरह में नेचर के करीब अब नहीं जाते और उसका आनंद नहीं लेते और उसमें अब शांति यानी सुकून तलाशने की कोशिश मनुष्य नहीं करता। मनुष्य को अब सुकून है सिर्फ पैसों में और वो सिर्फ उसी को कमाने में अपना समय क्या कर रहा है, व्यतीत कर रहा है। द पोएट वॉन्ट्स टू हीज पीपुल टू डेवलप देयर लव ऑफ नेचर, और जो पोएट है वो चाहता है हिज पीपुल, उसके जो लोग हैं संसार के जो लोग हैं, टू डेवलप वो विकसित हो, देयर लव उनका जो प्यार है, ऑफ नेचर यानी प्रकृति की तरफ उनका जो प्यार है वो विकसित हो सके, यही चाहता है पोएट। नेचर हैज़ नो मीनिंग एंड वैल्यू फॉर देम, और प्रकृति जो है अब उसका कोई अर्थ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए, मनुष्यों के लिए अब प्रकृति की ना कोई वैल्यू है ना कोई अर्थ है। दे सी नो ब्यूटी इन द काम सी इन द मूनलाइट व्हेन शी बेयर्स हर बोजम टू हर लवर। यहाँ पर देखिए दे सी वो नहीं देखते हैं, ब्यूटी इन सी, काम सी यानी शांत समुद्र में, शांत समुद्र को वो नहीं देखते, इन द मूनलाइट चांदनी रात में, वेन जब शी बेयर्स हर बोजोम जब वो अपना वक्ष खोलती है, टू हर लवर अपने प्रेमी के लिए। तो ये जो सौंदर्य होता है, ये जो नज़ारा होता है इतना खूबसूरत होता है, लेकिन मनुष्य को अब उसमें कोई खुशी नहीं मिलती और मनुष्य अब उसको शांत समुद्र को नहीं देखता चांदनी रात में। दे आर नॉट टच्ड बाई द स्टिलनेस ऑफ द सी व्हेन द वाइंड्स आर स्लीपिंग लाइक फ्लावर्स। दे आर नॉट टच जब हवाएं फूलों की तरह सो रही हैं, देखिए व्हेन द वाइंड्स जो हवाएं हैं, स्लीपिंग लाइक फ्लावर हवा पौधों की तरह फूलों की तरह सो रही हैं, तो वे समुद्र की शांति से प्रभावित नहीं होते। जो समुद्र की शांति है उसको देखकर मनुष्य प्रभावित नहीं होता। दे आर आउट, यहाँ पर आर है देख लीजिए, दे आर आउट ऑफ ट्रू विद दिस, दे आर आउट ऑफ ट्रू विद दिस, और वे सच में इस मामले से बाहर हैं। यानी कि मनुष्य को अब प्रकृति में कोई लगाव नहीं है, वो इस चीज़ से बाहर हो चुका है। तो बस आपसे सेंट्रल आइडिया पूछे या क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछे द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का, तो आपको यही लिखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एपिक। एपिक क्या है? एपिक के बारे में तो ज़रूर पूछेगा, तो एपिक क्या है? एपिक का मतलब होता है महाकाव्य यानी कि लंबी कविता, और ये एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, और फॉर्म ऑफ पोएट्री आपके सिलेबस में जितनी भी है उसको मैंने पढ़ा दिया है, एपिक के बारे में भी पढ़ा दिया है। यूनिट नंबर 1 आप चेक कीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में आपको उसमें पूरा डिटेल में ये पढ़ने को मिल जाएगा।
तो हम ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछते हैं। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो अभी मैंने आपको बताया वो लॉन्ग में पूछेगा, सेक्शन बी या सी में, तो याद रखिएगा, उसको लिख लीजिएगा। अच्छा देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कह दूं कि अगर आप अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, को करिकुलर पेपर जो आपका होगा सेकेंड सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए, फर्स्ट एड एंड हेल्थ वो पढ़ते हैं, वो आपको तो देना ही देना है। उसके अलावा आप कोई अदर जितना भी सब्जेक्ट है आप जो भी पढ़ते हैं सभी के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस की भी पूरी क्लास चल रही है सेकेंड सेमेस्टर की, तो सभी को आप चैनल पे विजिट करके पढ़ लीजिएगा, हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी। देख लेते हैं एपिक क्या है। एन एपिक इज़ ए लॉन्ग नरेटिव पोएम। एपिक जो है एक लंबी कविता होती है, बहुत लंबी कहानी होती है, कविता होती है, क्योंकि ये महाकाव्य होता है। इट इज़ एक्सल्टेड इन स्टाइल एंड हीरोइक इन थीम। यह शैली में उत्कृष्ट यानी स्टाइल यानी शैली में ये उत्कृष्ट होती है, और इसकी जो थीम होती है यानी विषय वस्तु होती है वो वीरतापूर्ण है। इट नरेट्स, यह बताती है, द स्टोरी कहानी ऑफ एन इवेंट्स, किसी घटना की, और ए सीरीज़ किसी श्रृंखला की, ऑफ इवेंट्स यानी किसी घटना या घटनाओं की श्रृंखला की यह कहानी बताता है जो एपिक होता है, वेदर हिस्टोरिकल और इमेजिनरी, चाहे वह ऐतिहासिक हो या काल्पनिक हो, उसी के बारे में ये पूरा क्या करता है, बताता है। जो एपिक होता है इसी तरह की उसमें आपको पढ़ने के लिए स्टोरी मिलेंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाफिजिकल पोएट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट में ज़रूर पूछेगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री से आप क्या समझते हैं। आपने मेटाफिजिकल पोएट सुना होगा, जॉन डन को कहा जाता है। तो देखिए, मेटाफिजिकल पोएट्री इज़ ए पोएट्री विच इज़ इंस्पायर्ड बाय ए फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, मेटाफिजिकल जो पोएट्री है एक तरह की पोएट्री होती है, एक तरह की पोएम होती है, विच इज़ जो कि इंस्पायर्ड बाई जो मतलब प्रेरित होती है बाई ए फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन यानी दार्शनिक अवधारणा से, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की। जॉन डन इज़ कॉल्ड ए मेटाफिजिकल पोएट, और जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आपसे पूछ सकता है कि मेटाफिजिकल पोएट किसे कहते हैं, तो जॉन डन को कहा जाता है। और जॉन डन के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा है, जॉन डन के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ, और एब्सेंस इज प्रेजेंस आपको पढ़ना भी है। इनकी पोएम पढ़ा भी चुकी हूँ पूरा डिटेल में, उस पर क्वेश्चन आंसर रेफरेंस कंटेंट एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस अबाउट। देखिए, ये एब्सेंस इज़ प्रेजेंस है टाइटल, जॉन डन की ये पोएम है बहुत अच्छी। तो देखिए, प्रेजेंट इन एब्सेंस अगर टाइटल दे रखा आपसे क्वेश्चन में पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट जब पहले लिखेगा तो इन लिखेगा कि उपस्थिति है गैरहाजिरी में, अनुपस्थिति में, और जब एब्सेंस लिखेगा पहले तो एब्सेंस इज प्रेजेंस लिखेगा कि गैरहाजिरी है, गैरहाजिरी भी उपस्थिति है। यानी कि पोएट इस पोएम में यही तो बताते हैं कि जो प्रेमी होते हैं, जो लवर्स होते हैं, उनके लिए एब्सेंस मायने नहीं रखता, उनका जो लव होता है वो कम नहीं होता, वो और भी ज़्यादा बढ़ता है, गहरा होता है, मजबूत होता है, ना कि कमज़ोर। बहुत अच्छी इनकी ये पोएम है जॉन डन की, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। और आप लोग की तो लिखित परीक्षा होती है, सब्जेक्टिव आपका पेपर होता है, तो आप देख लीजिएगा। और जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, उस पर भी सारी वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में ऐड है। इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करा दिया है, इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा सब मैंने करवा दिया है। आपको सब कुछ मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, चेक करके पढ़ लेना। मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, शॉर्ट में पूछ देगा तो किस तरह से लिखना होगा आपको। द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन डन। द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस, ये कविता है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल पोएम, सर्वश्रेष्ठ गीत में, मतलब ये एक जो लिरिकल पोएम्स हैं उनमें से एक सबसे बेस्ट ये पोएम है।
कंपोज्ड बाय जॉन डन, जिसको लिखा है जॉन डन ने। द एब्सेंस ऑफ बिलव्ड इज फेल्ड बाय ऑल लवर्स एंड एवरी लविंग हार्ट एंडिवर्स टू मैनेज द क्लोजनेस विद हिज बिलव्ड। देखिए इतनी सी 2 लाइन में सारी जो बात है इस कविता की वो पता चल गई। क्या है कि यही है ना कि प्रिय जो लवर है, लवर की कमी सभी प्रेमियों और हर प्यार करने वाले दिल को महसूस होती है, और हर प्रेमी अपने प्रेमी से, अपनी प्रेमिका से अपनी निकटता को बनाए रखने का पूरा प्रयास करता है, भले ही वो दूर हों, गैर हाज़िरी हो, एब्सेंस हो, मिल ना पा रहे हो, मगर उनका जो लव होता है वो कमज़ोर नहीं होता, बल्कि डे बाय डे वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इसी के बारे में जॉन डन कहते हैं। और जॉन डन गैर हाज़िरी को चुनौती देते हैं कि गैर हाज़िरी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मेरे दिल से मेरे प्रेमी के लिए नफ़रत बढ़ा के देखो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, गैर हाज़िरी से कभी भी प्यार कम नहीं होता है। इस बारे में पूरा वो इस पोएम में एक्सप्लेन करते हैं। बहुत अच्छी है उनकी पोएम है, आप ज़रूर पढ़िएगा। सेकेंड सेमेस्टर में प्रिस्क्राइब्ड है, मैंने पढ़ा दिया है, और उसके अलावा जितनी भी पोएम्स है सब पढ़ा दिया है। तो आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनको तैयार कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।